तो भाइयों बहनों हो जाइए तैयार देश में एक और मुद्दे पर सड़कें जाम होते हुए देखने के लिए, क्योंकि आ रहा है मोदी शाह का एक अजीम शाहकार। यूसीसी के इन प्रोटेस्ट के हीरो होंगे। अरे भाई आपको तो पता ही है कौन कौन होंगे, तो इस बात पर क्या ही हम बोले। तो भाई दिल्ली के हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। अब यूसीसी का ये जो कानून है बन जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो काम खुद करना चाहते थे वो अब मोदी साहब करेंगे, और जब नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर को ये काम नहीं करने दिया तो उन्होंने कानून मंत्री के रूप में अपना रिजाइन तक कर दिया। जानेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में भेद किया और उसे आगे नेहरू ने बढ़ाया। जानेंगे पूरा इतिहास यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी फिर एक बार कोर्ट ने कहा है कि भारत में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, और एक बार फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। कोर्ट ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और इस काम को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। इससे पहले 1995 में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगिल केस के दौरान फैसला सुनाते वक्त ये कहा था कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कर रही है, उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने इस बात को कहा तो भाई देश में मच गया हड़कंप, और तब की सरकार तो थी भी वो वाली, तो हड़कंप मचते ही कोर्ट भी बैक फुट पर आ गया और कोर्ट ने कहा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो बस ऐसे ही एड ऑन की तरह बोल दी थी, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करना चाहती तो ना करे। और कोर्ट के ये सब बोलने के बाद ही कोर्ट ने अपना पिंड छुड़वाया, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल हो गई थी। मगर बड़े सारे एक्टिविस्ट्स ने कोर्ट की जान खाए रखी और बार बार कहा कि भाई देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। तो फिर अंततः 2015 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि देखो भाई अब बहुत हो गया है, अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। और अब तक वो समाज थोड़ा डरना भी शुरू हो गया था, तो कोर्ट के इस कहने भर पे हंगामा भी नहीं हुआ, मगर सरकार ने फिर भी इस पर कुछ नहीं किया। फिर आया साल 2019 और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को कहा कि भाई तुम्हें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ करना चाहिए, इसे बनाओ भाई, काहे नहीं बना रहे हो। और सरकार ने भी 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हाँ हम जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। उसके बाद बड़ी सारी पेटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में भी बढ़ी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो उन सभी को क्लब करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर एक सुनवाई की और आज उस पर एक फैसला दे दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं भैया बना दो, अभी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए। मगर क्या भारत का समाज इसके लिए तैयार है? तो भाई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जूस सब तैयार हैं, मगर इस्लाम को मानने वाले लोग अभी भी तैयार नहीं हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने PEWPU की एक रिपोर्ट पढ़ी है, उन्होंने सर्वे किया था जिसमें पता चला कि 70% से ऊपर जो मुसलमान हैं वो अभी भी चाहते हैं कि भारत में उनके अपने पर्सनल कोर्ट्स हों। भारत के कोर्ट्स में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, भारत के कोर्ट्स में वो अपने फैसलों को नहीं ले जाना चाहते। उनके कोर्ट जो शरिया से चलते हों वो उन्हें चाहिए। अब चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं ऐसा क्या हुआ था इतिहास में कि भारत की स्वतंत्रता के 74 साल के बाद भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठानी पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए चलते हैं सीधा मुगल काल में, और आखिरी मुगल शासक थे औरंगजेब। अब भाई औरंगजेब ने भारत में इस्लामिक कानून लगा दिया था। वैसे तो औरंगजेब से पहले भी भारत में इस्लामिक कानून मुगल अतिकायों ने लगाया हुआ था, मगर औरंगजेब ने हदीसों में बिखरे हुए जो कानून थे उन्हें एक करने का काम किया और एक डॉक्ट्राइन बनाई गई जिसे कहते हैं फतवाए आलमगीर। और अब फतवाए आलमगीर के द्वारा ही देश में सिविल मामलों का निवारण होने लगा।
क्रिमिनल मामलों के लिए तो शरिया ऑलरेडी था ही। अब औरंगजेब के जाने के बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने 1772 में पहला जुडिशियल प्लान बनाया और भारत में कोर्ट्स बनना शुरू हो गए। 1773 में भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट भी बन गया था। अब अंग्रेजों ने चुना मुस्लिम क्रिमिनल लॉ को। ये जो कानून था ये क्रिमिनल केसेस के लिए यूज हो जाता था, लेकिन सिविल केसेस के लिए हिंदू केसेस में हिंदू प्रथा के हिसाब से और मुस्लिम केसेस में मुस्लिम प्रथा के हिसाब से वो उसे सॉल्व कर दिया करते थे। फिर आता है 1781 में मुस्लिम क्रिमिनल लॉ हटाकर इंग्लिश क्रिमिनल लॉ लगाया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम कानून के हिसाब से लड़कियों की जो गवाही थी, औरतों की जो गवाही थी वो मैटर नहीं करती थी, पुरुष की गवाही ही मैटर करती थी। अगर लड़की का रेप भी हो जाता तो लड़की को 4 पुरुषों से गवाही दिलवानी होती थी कि हाँ इसका रेप हुआ है। तो भाई क्रिमिनल लॉ में सुधार हुआ, मगर सिविल लॉ के लिए अभी भी कोई कानून नहीं आया। फिर आता है 1829 और पहली बार अंग्रेजों ने भारत के सिविल कानूनों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट इन लोगों ने कानून बनाया। फिर 1850 में कास्ट अबॉलिशन एक्ट और फिर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बनाया गया। लेकिन कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो सारे कानून थे ये केवल और केवल हिंदुओं के लिए थे। ये सभी रिफॉर्म्स थे, अच्छे रिफॉर्म्स थे, ऐसे कानून होने चाहिए, मगर ये कानून केवल और केवल हिंदुओं के लिए थे। मुसलमान अभी भी जो मन आए वो कर सकते थे। फिर 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है और फिर अगले ही वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हट जाता है और महारानी खुद को डिक्लेयर कर देती है कि अब मैं भारत की भी महारानी हूं। अब भारत पर ब्रिटेन का राज हो जाता है और महारानी यहाँ की भी महारानी हो जाती हैं। इसके एकदम बाद ही इंडियन पीनल कोड बनाया जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया जाता है, कोड फॉर सिविल प्रोसीजर बनाया जाता है और फिर 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया जाता है, जिसमें कानून होता है कि आप इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं और बस इंटर रिलीजन मैरिज के लिए आपको अपने आप को एथीस्ट प्रूव करना होगा और डिक्लेयर करना होगा हाँ भाई मैं एथीस्ट हूं। मगर ये जो कानून थे सारे के सारे, ये कानून भी मुसलमानों पर लागू नहीं होते थे। 1891 में शादी की उम्र तय कर दी जाती है। फिर उसके पहले 1879 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट आ चुका था। ईसाई, पारसी, यहूदी सभी के लिए कुछ ना कुछ कानून बन रहे थे। हिंदुओं के लिए भर भर कर कानून बनाए जा रहे थे, मगर मुसलमानों के लिए एक भी कानून नहीं आ रहा था। फिर 20वीं शताब्दी आती है और कई और कानून हिंदुओं के लिए आते हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो सभी कानून थे ये अच्छे थे और एक बेहतर सोसाइटी की तरफ ले जाने के लिए इन कानून की जरूरत थी और कहीं ना कहीं हिंदी रिफॉर्मर्स का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान था कि वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को पहचान कर उनके अगेंस्ट कानूनों की मांग करते थे। मगर समाज का एक वर्ग सभ्य हो जाए और एक वर्ग अभी भी औरंगजेब के जमाने में या फिर उससे भी पहले के बने हुए कानूनों के ऊपर चलता रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में टकराव भी बढ़ेगा और समाज का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हो पाएगा। तो भाई 20वीं शताब्दी में और भी बड़े सारे सिविल कानून बनते हैं, सभी के सभी हिंदुओं के लिए बनते हैं और ये सब देखकर 1937 में मुसलमानों को चिंता हो जाती है कि भाई हिंदुओं के लिए इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं, हिंदुओं के लिए इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं अंग्रेज हमारे कानूनों को छेड़ने ना लग जाएं। तभी मुस्लिम लीग काफी स्ट्रांग भी हो चुकी थी और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया। उनकी एकमात्र डिमांड थी कि आप हमारे सिविल कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की इस बात को मान लिया और एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं 1937 का एक्ट। अब पहली बार कागजों पर यह बात मान ली गई कि मुसलमानों के सिविल कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के माध्यम से ही चलेंगे और उसमें जो डॉक्ट्राइन यूज होगा वो डॉक्ट्राइन होगा वही
जो औरंगजेब ने बनाया था हदीसों के कानूनों का संग्रह करके, यानी कि फतवाए आलमगीर। 1941 में अंग्रेज एक कमेटी को और बनाते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं के सिविल राइट्स में जो भी कमी पेशी रह गई है उसे भी पूरा कर दो, और हिंदू लॉ कमेटी का निर्माण किया जाता है। फिर ये हिंदू लॉ कमेटी अपनी एक रिसर्च देती है, फिर उसको दोबारा बिठाया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा 1947-48 में हिंदू कोड बिल दे देती है। इसमें मोनोगेमी को, डाइवोर्स को हिंदुओं के लिए कानून बनाने की बात कही जाती है। अब इससे पटेल, राजेंद्र प्रसाद और कई और हिंदू महासभा के नेता काफी खफा हो जाते हैं। नेहरू भी कहते हैं कि इसे अभी लागू नहीं करते, इसे बाद में लागू करेंगे। अंबेडकर कहते हैं ठीक है, पर ये जो कानून है ये केवल हिंदुओं पर नहीं सभी धर्मों पर बनाए जाएंगे और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। 1950 तक अंबेडकर खूब कोशिश करते हैं कि ये जो कानून है ये हिंदुओं के ऊपर लागू हो जाएं, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, भारत के ऊपर, पूरे के ऊपर एक सिविल कोड लागू हो जाए। मगर नेहरू हर बार उन्हें रोक लेते हैं। फिर अंबेडकर का बयान आता है कि नेहरू अपने मंत्रियों की बिल्कुल नहीं सुनते और चाहते हैं कि बस उन्हीं की सुनी जाए, और ऐसा कहकर अंबेडकर कानून मंत्री के तौर पर रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद 1952 में नेहरू चुनाव जीतते हैं और हिंदू कोड बिल को लागू कर देते हैं, लेकिन केवल हिंदू कोड बिल को ही लागू करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल जाते हैं। अंबेडकर ने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है और कहा है कि देश को ऐसे कानून की जरूरत है और इसे लागू करना होगा, लेकिन अपीसमेंट के चलते आज तक ये बस डिमांड ही बनकर रह गया है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा जो इतिहास है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो भी समझ में आया होगा। आशान्वित हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस पूरी बात को पहुंचाएंगे और आशा है कि सरकार भी इसके ऊपर जल्दी ही एक्ट करेगी। उम्मीद है कि आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।